देखिए, यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ TDMA के बारे में, यानी कि टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यदि मैं कंपेयर करूँ TDMA को FDMA से, यदि मैं कंपेयर करूँ तो एज़ कंपेयर टू FDMA, जो TDMA होता है, इस TDMA में ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्कीम होता है। यानी कि TDA का जो फॉर्मेट होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है, इसके पीछे रीज़न ये है क्यों TDMA में लगभग सारे टेक्नोलॉजीज़ को कंप्राइजेस किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, जिससे कि हम एक निश्चित यानी कि सर्टेन टाइम स्लॉट ले सकते हैं। अब ये जो भी हम टाइम स्लॉट लेंगे, ये किस पर्पस के लिए लेंगे? ये लेंगे हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए लेंगे। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जब भी हम TDMA का यूज़ करेंगे तो उससे आप किसी भी निश्चित टाइम स्लॉट को ईज़िली आप ले सकते हो। इसका मतलब ये है, इसका दूसरा मीनिंग आप ये समझें कि हम टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग यानी कि TDM को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग है यानी कि TDM है, वो कंट्रोलेबल है, इसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी होगी कि जब भी आप TDMA का यूज़ करोगे तो उस समय आपको एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को, यानी कि जिसे हम बोलते हैं सर्टन फ्रीक्वेंसी, आपको उस सर्टन फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना कंपलसरी नहीं है ना? ट्यून करना क्या है? कंपलसरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा एक सर्टन फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना पड़ेगा, सर्टन फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। तो यदि हमको सर्टन फ्रीक्वेंसी पे जाना कंपलसरी नहीं है तो क्या होगा इस तरीके से, या इस केस में क्या होगा जब हम बोल रहे हैं कि हमको सर्टन फ्रीक्वेंसी पे जाना कंपलसरी नहीं है? इसका मतलब ये है कि जो रिसीवर होगा वो स्टे कर सकता है सेम फ्रीक्वेंसी पे पूरे समय जो है रिसीवर सेम फ्रीक्वेंसी पे हो सकता है, जिसे हम बोल सकते हैं रिसीवर कैन स्टे एट द सेम फ्रीक्वेंसी द होल टाइम। ठीक है, तो यदि हम ऐसा करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रहे हैं एक ही फ्रीक्वेंसी को, मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब आप एक ही फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हो तब एक ही फ्रीक्वेंसी में आप क्या कर सकते हो कि जो भी आप ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर यूज़ करोगे, वो क्या रहेगा? बहुत ही सिंपल टाइप का रहेगा, है ना? एकदम साधारण रहेगा, ज़्यादा उसमें फीचर्स नहीं रहेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या आ जाएगा? डिफरेंस ये आ जाएगा कि यहाँ पर आप बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिथम्स को आप क्या कर पाओगे? यूज़ कर पाओगे। ठीक है, बहुत सारे एल्गोरिथम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखा है, जैसा हमने सुना है, उसके हिसाब से कि यदि आप सेम टाइम पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को सुनना चाहते हैं, है ना? सेम टाइम पे आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को सुनना चाहते हो या फिर लिसनिंग करना चाहते हो, तो ये क्या हो जाता है? डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी को सुन पाओगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लिसन करें, यानी कि सुने बहुत सारे चैनल्स को,
हम क्या करें, सुने बहुत सारे चैनल्स को जो कि किस में सेपरेटेड होंगे, जो सेपरेटेड होंगे टाइम्स के बेसिस पे, है ना। चैनल सेपरेटेड होंगे किसमें, टाइम के बेसिस पे। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हो सकती है वो हो सकती सेम। यानी कि आप सुन सकते हैं बहुत सारे चैनल्स को जो कि सेपरेटेड होते हैं टाइम्स के बेसिस पे, लेकिन उनमें इस्तेमाल होती है सेम फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल हम बता रहे हैं कि हम यहाँ पर सुन रहे हैं मल्टीपल चैनल्स जो कि सेपरेटेड है टाइम में और सेम फ्रीक्वेंसी। ये प्रिंसिपल कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये प्रिंसिपल यूज़ होता है लगभग मीडियम एक्सेस कंट्रोल के सारे स्कीम्स में यूज़ होता है। ठीक है। अब ये किस तरीके के नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है वायर्ड नेटवर्क्स के लिए यूज़ होता है। अब किस तरीके के वायर्ड नेटवर्क्स में यूज़ होता है इसका भी हम एग्जांपल दे देते हैं। तो ये जो जिस तरीके के वायर्ड नेटवर्क्स में यूज़ होता है वो हैं आपके जैसे कि ईथरनेट में यूज़ होता है इस तरीके का प्रिंसिपल। इसके अलावा यूज़ होता है आपका टोकन रिंग में यूज़ होता है। टोकन रिंग के अलावा एक और जो नेटवर्क है ATM नाम का, इसमें भी ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक जो हमने बताया TDM में वो जनरली रिलेटेड है टाइम डोमेन से। यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी तो यूज़ हो रही है, लेकिन वो किसके बेसिस पे सेपरेटेड है, टाइम के बेसिस पे वो क्या है, सेपरेटेड है। टाइम के बेसिस पे क्या है, सेपरेटेड है। तो यदि आप इस चीज़ को और डिटेलिंग करें, है ना, इस चीज़ का और डिटेलिंग करें तो हम कैसे कर सकते हैं कि अभी तक क्या हुआ है, अभी तक हुआ है सिंक्रोनाइजेशन हुआ है। किसके बीच में हुआ है, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या हुआ, अभी तक हमने देखा है सिंक्रोनाइजेशन देखा है। अब ये जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है सेंडर और रिसीवर के बीच में, कौन से डोमेन में हुआ है, टाइम डोमेन में हुआ है। अब इस चीज़ को यदि आपको रिपीट करना है ना, और एक फिक्स पैटर्न में करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, यदि हमें इस चीज़ को लगातार करना है और एक फिक्स पैटर्न में करना है तो आपको कुछ उसी तरीके के टेक्निक्स यूज़ करने पड़ेंगे जैसा कि हम यूज़ करते थे FDMA में, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस में जिस तरीके हम टेक्निक्स यूज़ करते थे उसी तरीके की कुछ टेक्निक्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे TDMA में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके लिए हमको एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है। हमको क्या एलोकेट करना पड़ेगा, एक सर्टन टाइम स्लॉट। ठीक है। एक सर्टन टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा। किसके लिए लेना पड़ेगा, जिस भी चैनल को आप सुनना चाहते हैं उसके लिए आपको एक सर्टन टाइम स्लॉट लेना पड़ेगा। अब यह जो हम टाइम स्लॉट लेंगे, हम इसके लिए किस तरीके के एलोकेशन स्कीम का यूज़ करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डायनेमिक एलोकेशन स्कीम का हम यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ये जो डायनेमिक एलोकेशन स्कीम आ रहा है ये क्या होता है, देखिए, जब भी हम बात करते हैं डायनेमिक एलोकेशन स्कीम के बारे में, तो डायनेमिक एलोकेशन स्कीम में होता है एक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। डायनेमिक एलोकेशन में ज़रूरत पड़ती है हमें एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है डायनेमिक एलोकेशन स्कीम में, वो इसलिए पड़ती है क्योंकि जो भी ट्रांसमिशन होगा वो ट्रांसमिशन यूनिक रहे, और इसके बाद और इस किसी भी पर्टिकुलर ट्रांसमिशन के बाद या पहले हम यदि कोई ट्रांसमिशन करें तो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। ठीक है। तो ये तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब जो हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं
उस आइडेंटिफिकेशन को हम किस बेसिस पे करते हैं, यानी कि किसके हेल्प से करते हैं। जो भी हम यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए, उस प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। जब भी आप मैक एड्रेस यूज़ करते हो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए, तो इससे ये होता है कि किसी भी ब्रॉडकास्ट मीडियम में जो रिसीवर होता है उसको क्या किया जा सकता है, आसानी से रिकॉग्नाइज़ किया जा सकता है। अब इसको यदि हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, तो रिकॉग्नाइज़ करने के पीछे ये पर्पस है कि वो जो रिसीवर है वो इंटेंडेड रिसीवर है कि नहीं, वो वाकई में वो रिसीवर है जिसे हमें मैसेज भेजना है। इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मैक एड्रेसेस का, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बताया वो बताया हमने आपको डायनेमिक एलोकेटेड स्कीम की, इस एलोकेशन स्कीम्स के बारे में। यदि हम इसी में फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम्स देखें, इसी से रिलेटेड फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम्स देखें, तो फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम के बारे में जब भी हम डिस्कशन करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम में किसी भी तरीके के आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि फिक्स्ड एलोकेशन सिस्टम में हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन नॉट नीडेड। फिक्स्ड एलोकेशन सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये जो फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अब ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इस वजह से क्या डिफरेंस पड़ता है? डिफरेंस ये पड़ता है कि बार बार जो भी हमारा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, जो भी हमारा बैंडविड्थ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, वो क्या होता है, बार बार चेंज होता रहता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर इसको फिक्स्ड एलोकेशन स्कीम को यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं डायनेमिक एलोकेशन स्कीम्स को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब ये जो डायनेमिक एलोकेशन स्कीम्स है, इसको हम कंबाइन करते हैं। इस डायनेमिक एलोकेशन स्कीम को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। किसके साथ हम कंबाइन करते हैं? FDMA यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस के साथ हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। यदि जब भी हम डायनेमिक एलोकेशन स्कीम को FDMA के साथ कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा और जो हमारा ट्रांसमिशन कैपेसिटी रहेगा वो भी बढ़ जाएगा।